Good morning to all my dear students. Last class में we have discussed about factors favoring tetrahedral complex और जिनके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये था, लार्ज और बल्कि लिगेंड्स आएंगे बेटा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को फेवर करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपीएस थ्राइस मतलब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका नाम कल बताया था मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को फेवर करेगा। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो भी फेवर करता है। जनरली D0, D5, D10 जो होते हैं वो भी टेट्रा कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। ठीक है, D5 मतलब पांचों भरे हैं, D10 मतलब पूरा भरा है, D0 मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो भी वो टेट्रा को करता है। और कॉमनली देखा गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, ये जो है ये टेट्रा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑक्सो लिगेंड्स के साथ। ठीक है, और कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक जो होते हैं ये जनरली हाइलाइट्स के साथ बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन थी ध्यान में रखने वाला। क्वेश्चन हमने किया था NiCl4 टेट्रा कॉम्प्लेक्स है अगर तो इसका CFSE कैलकुलेट करो। टेट्रा होने का मतलब है बेटा कहीं पेयरिंग इसमें नहीं होगी, वैसे भी वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग का चांस ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, इजी था। ठीक है, फिर हमने पैराडाया नेचर NiCl2 PPS थ्राइस, ये क्वेश्चन अच्छा था। इसमें बल्कि लिगेंड का रोल आ गया जो टेट्रा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और टेट्रा बनाएगा तो बेटा टेट्रा होने के लिए इनमें कोई भी पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आइडिया लेना था यहाँ से। फिर हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग को समझा था। तो लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस हो रहा है इसके अंदर भी, और अलोंग द एक्सिस अगर अप्रोच करेगा तो ईजी वाले ऊपर चले जाते हैं। तो ईजी वाले हमारे चले गए थे ऊपर, ईजी ऑर्बिटल्स ऊपर, T2G नीचे। फर्दर इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, क्यों? क्योंकि लिगेंड्स अलोंग दी एक्स और वाई आ रहा है, जेड के अलोंग तो आ नहीं रहा, तो बेटा एक्स वाई वाला और ऊपर चला जाता है, डी जेड वाला नीचे आ जाता है। इवन इन तीनों में भी एक्स वाई वाले को ज्यादा रिपल्सन होता है, ऊपर जाएगा, डी जेड स्क्वायर से भी ऊपर चला जाता है, और ये दोनों उसी सेम लेवल पे रहते हैं। अब स्प्लिटिंग की बात करें, सबसे बड़ा गैप ये होता है, उससे छोटा ये, सबसे छोटा गैप ये होता है। स्क्वायर प्लेन में ऐसे होती है। तो टोटल स्प्लिटिंग की बात करें स्क्वायर प्लेन की तो इन तीनों के सम के बराबर होगा, जो कि 1.3 डेल्टा होता है। मतलब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करता है हमारे लिए? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं। एक्सेप्शनल केस का एक्सप्लेनेशन यही से था कि इसको इस ऑर्बिटल में डालने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9th इलेक्ट्रॉन इसमें डालने में जो एनर्जी लगती है डेल्टा वन, वो ज्यादा होती है रेदर कि आप इसको 3D से 4P में जंप करा दो। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके जाता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट था कि 4D8 और 5D8 वाले तो हमेशा ही आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चाहे कैसा भी लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो ये ध्यान रखना है। जैसे PTCl4 में वीक फील्ड लिगेंड है, और 5D8 होने का मतलब आप कहोगे कि पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पेयरिंग होगी, ये DsP2 ही बनाएगा। और इसका रीजन हम लोगों ने किससे समझा था? नेक्स्ट पार्ट से, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो CFSE को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें हमने क्या देखा था बेटा कि जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका CFSE की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे 3D से 4D सीरीज में जाओगे तो 30% से बढ़ती है, 4D से 5D में तो 50% से। यही रीजन है कि जो PTCl4 वाला कॉम्प्लेक्स था, यही रीजन है कि जो हमारे पास PTCl4 का कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय क्या हो जाता है बेटा? पेयर अप हो जाएगा। स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई ना, तो ये रीजन होते हैं। तो ये हमने लिखा था, दिस इज द रीजन। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। कैसे? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि लिगेंड को उतनी तेजी से अट्रैक्ट करता है वो। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो CFSE ज्यादा होगा, वीक रहेगा तो कम। उनके ऊपर एग्जांपल्स भी हमने कवर कर लिए थे। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करो तो कॉम्प्लेक्स के नेचर में देखो, स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा होता है, ऑक्टा का उससे कम, टेट्रा का सबसे कम। एक एग्जाम्पल इसमें भी हमने कर लिया था सॉल्व। तो आज हम लोग एप्लीकेशन क्या है क्रिस्टल फील्ड थियरी की, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग आज हम लोग यही डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, या फिर क्रिस्टल फील्ड थियरी का एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से क्रिस्टल थियरी हमारी यूज हो रही है, क्या काम में आती है, क्या क्या चीजें हमसे पूछता है जो निकालने के काम आएगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका बेटा, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करो तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन।
जो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देख लिया है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कुछ भी बोलो, सेंट्रल मेटल एटम आयन या का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो डिटरमाइन करने के लिए। जैसे अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पता है, ऑक्टाहेड्रल कब होगा, जब मेरा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर बेटा मेरा कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्टा के केस में मुझे पता है कौन सा, Eg ऊपर जाता है, T2G नीचे, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, T2G A B C, मतलब ये जो भी रहेंगे नंबर भरे जाते थे इनके अंदर, हमने क्वेश्चन तो किया ही था, Eg D E, इस तरीके से, ठीक है। इनके अंदर नंबर भरे जाते थे ना, T2G 110 भर के दिखाया था ना हमने किस तरीके से। तो ऑक्टा में T2G नीचे होता है, Eg ऊपर होता है, तो T2G में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कितने भरे जाएंगे, Eg में कैसे भरे जाएंगे, ऑक्टा की बात करेगा तो। टेट्राइडल अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये CFSC का ही एप्लीकेशन था, क्रिस्टल फिल थ्योरी से ही हमने सीखा था, T2G और Eg के फॉर्म में। टेट्रा की बात करो तो टेट्रा का मतलब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं। अब टेट्रा में क्या होता है, Eg नीचे रहता है, T2G ऊपर चला जाता है, तो टेट्रा में Eg A, B यहाँ पे भरा जाएगा और बाद में T2G भरते हैं। ये ABCD मतलब समझ रहे हो ना, कोई से भी नंबर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन भरना हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 1 2 3। अब वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर भी, 4 जब भरना होगा तो 1 2 3, चौथा ऊपर भी जा सकता है, चौथा नीचे, डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, वो सब हमने डिटेल में पढ़ रखा है ना। तो बस यूज क्या है कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टा के लिए लिखा जाएगा, इस तरीके से टेट्रा के लिए। और अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा। तो स्क्वायर प्लेनर में बेटा किस तरीके से स्प्लिटिंग आई थी, देखो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग कुछ ऐसे देखा था हमने, है ना, इस तरीके से DYZ और DZX, फिर DZ स्क्वायर, फिर DXY, फिर लास्ट में DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इनमें कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए क्या होगा आपका, सबसे पहले DYZ में जाएगा, ये मान लो DYZ में A इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरीके से, फिर आपका DYZ के बाद DZX में मान लो B इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर DZX के बाद क्या आता है DZ स्क्वायर आएगा, इसके अंदर मान लो C इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर DZ स्क्वायर के बाद बेटा DXY के अंदर मान लो D इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और लास्ट में सबसे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल तो हमेशा ही खाली रहना है, इसमें हमेशा 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमेशा 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है ना, स्क्वायर प्लेनर के लिए ये ऑर्बिटल तो हमेशा खाली रहेगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा। ये इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे भरते जाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने सीख लिया, इनका किस तरीके से लिखना है क्वेश्चंस के फॉर्म में हमने देखा ही था, ठीक है। कल क्वेश्चन कराया था ना मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला, तो कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में लिखने का तरीका आता है। पहला तो ये एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो सेकेंड एप्लीकेशन की बात करो। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसका, सेकेंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक नेचर के बारे में, मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि आखिर कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, ठीक। और मैग्नेटिक नेचर का भी आइडिया मैंने दे दिया आपको बेटा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा ये हम लोग इसी से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही डिसाइड करते थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्टा टेट्रा में किस तरीके से भरा जाएगा, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, वो सब डिसाइड कौन करता था, CFT ही करता था। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ऐसा सब्सटेंस हमारे लिए क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर भी बताने का काम करेगा। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएगा तो ऐसा सब्सटेंस डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन फील करते हैं, रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, तो इनको मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्सन फील होता है। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो कुछ ना कुछ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का मतलब हो गया सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक, ये पता ही हमें। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बेटा वो रिपेल्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इनको अट्रैक्शन फील होता है, रिपल्सन फील नहीं होता। और एक और लास्ट एक और जानकारी, अगर हमसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले कि मैग्नेटिक मोमेंट बताइए कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते थे बेटा, म्यू से, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट में n
N+2 Bm। Bm मतलब होता है बेटा बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, जिसको हम लोग Bm लिखते हैं ना, शॉर्ट में इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। और यहाँ पे N क्या बताता है, N है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर किसी सब्सटेंस का म्यू 0 आ जाए तो म्यू 0 होने का मतलब वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और म्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है बेटा, म्यू अगर 0 आ गया तो 0 आने का मतलब क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक, म्यू 0 नहीं आएगा तो पैरामैग्नेटिक। तो ये सब भी हमने क्वेश्चंस इसके बेसिस पे भी देखे हैं, कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरम में मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी आइडिया देता है। ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। और एक आइडिया तो मैंने दिया है बेटा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो आपका मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी रहेगा n पॉइंट समथिंग, अगर इसका कैलकुलेट करोगे तो n पॉइंट समथिंग, जैसे मान लो 1 रखोगे तो 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो अंडर रूट में 3 कितना होता है, 1.732। तो 1.732 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अगर मान लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो 2 यहाँ रखोगे, 2 + 2 कितना, 4 2 जा 8। और अंडर रूट में 8 जो होगा 3 से तो कम ही आएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर म्यू की वैल्यू अगर मुझे पता है 5 पॉइंट समथिंग है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। अगर म्यू की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। जो आगे का इंटीजर पार्ट होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बताता है। तो ये 2 चीजें, ये एप्लीकेशंस हो गया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वाला हम लोगों ने क्वेश्चंस करना सीखा ही है। मैग्नेटिक नेचर वाले भी क्वेश्चंस देखे हैं, कैसे मैग्नेटिक नेचर को पता किया जाता है। ये 2 एप्लीकेशन हो गए। और थर्ड एप्लीकेशन होता है कलर बताना। तो हम लोग थर्ड एप्लीकेशन लिखते हैं। जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा क्रिस्टल फील्ड थियरी का, ये है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी बोलो, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कलर या कॉम्प्लेक्सेस के अंदर का कलर पता करने का काम। तो देखो कलर किस तरीके से आता है कॉम्प्लेक्सेस में बेटा, जब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सब्सटेंस कैसा होता है, कलर्ड होता है। ये तो हमें पता ही है, ये पहले ही बताया मैंने। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके अंदर तो पैरामैग्नेटिक होता है और वो कलर्ड भी होते हैं सब्सटेंस। और ये भी ध्यान रखना अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्वेश्चन कराया था मैंने एक आपको। ठीक है, तो कलर के बारे में क्या है, कलर जो होता है ना इनमें डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। डी ट्रांजिशन क्या होता है उसको अभी हम लोग समझते हैं। तो पहले मैं लिख दूं दी कलर, कलर की स्पेलिंग कोई सा भी लिखो दोनों सही होता है। द कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, द कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई डी ट्रांजिशन, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई डी ट्रांजिशन। अब क्या होता है डी ट्रांजिशन बेटा, डी ट्रांजिशन किसको बोला जाएगा, जब डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो उसी को डी ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या मतलब है डी ट्रांजिशन का, अब मुझे पता है जब भी कॉम्प्लेक्स बनने आता है तो बेटा ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रहते हैं, क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाते हैं। और ये स्प्लिट होने का मतलब हो गया कि सपोज करो मान लो मैंने ऑक्टा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही लिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 लूंगा मतलब क्या, ऑक्टा बनाना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल्स नीचे चले जाएंगे और 2 ऑर्बिटल्स आपके ऊपर चले जाएंगे, ईजी वाले ऊपर, T2G वाले नीचे। ठीक है, अब कलर आने के लिए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी जरूरी है। सपोज करो इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 भी करा सकते हो 3 भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी कंपलसरी है। ये अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा और इस पे सपोज करो मैंने कोई लाइट इंसिडेंट करा दिया, यहां से कोई लाइट इंसिडेंट करा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी। कोई लाइट इंसिडेंट किया इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ये एच न्यू, जिसको हम लोग hc/लैम्डा भी बोल सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ क्या किया है, कोई लाइट इंसिडेंट किया है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैंने कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट करा दिया। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें सपोज करिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी कंपलसरी है कलर देने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ही मान लेता हूं मैं, लाइट इंसिडेंट करा दिया। जैसे ही मैं लाइट इंसिडेंट कराऊंगा इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो ये ऊपर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ऊपर जाएगा किसमें? एक्साइटेड स्टेट। ये तो पता ही होगा हमें कि जब एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। अब जब इसको एनर्जी मिली है तो ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को इसने क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा, और उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। इसका मतलब ये जो हो रहा है यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये है ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब, अगर एक एनर्जी आप डेफिनेट दोगे, जो एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वेवलेंथ दोगे आप, तो ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में मैं वेवलेंथ लिख देता हूं, ठीक है। ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और कलर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। समझ में तो आ ही रहा होगा। देखो, एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट कराओगे तो ये बेटा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन ने ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और कलर एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है, डेफिनेट अमाउंट में। अब एक्साइटेड स्टेट जो होता है बेटा हाईली अनस्टेबल होता है, ज्यादा देर तक तो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा नहीं वो इलेक्ट्रॉन। फर्दर वो क्या करेगा? वापस एनर्जी रिलीज करके नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब ये वापस यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब वापस जब गिरेगा अपने, फिर से आएगा इनिशियल स्टेज में, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट ज्यादा देर तक नहीं रहती। तो जब ये गिरेगा तो इस समय कुछ क्या करेगा? इस तरीके से एनर्जी को एमिट करेगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है एनर्जी का एमिशन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन, देखो, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया और ऊपर होने के बाद फिर से एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज्ड। यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या है बेटा? बेसिकली वेवलेंथ को रिलीज कर रहा है कोई ना कोई, क्योंकि एनर्जी से वेवलेंथ जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई वेवलेंथ रिलीज कर रहा है, वेवलेंथ रिलीज। और कोई भी वेवलेंथ रिलीज कर रहा होगा तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कलर रिलीज कर रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई कलर भी दे रहा होगा। तो इसी वजह से कॉम्प्लेक्स में देखो, ये पहला भी डी ऑर्बिटल है, नीचे वाले डी हैं, ऊपर वाले भी डी हैं। ऊपर वाला ईजी है, नीचे वाला T2G है, और इनका नाम क्या है? DXY DYZ DZX, और इसका DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर। तो बेसिकली डी से डी में ट्रांजिशन होता है, डी से डी लेवल में ट्रांजिशन होता है, इसी वजह से कलर देखने को मिलता है। एनर्जी दिया, डेफिनेट अमाउंट का एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब यहाँ से रिलीज होगा नीचे आएगा फिर से ग्राउंड स्टेट में, तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ रिलीज होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें कलर दिखाई देगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ, कलर इज ऑब्जॉर्ब्ड। जो कलर होगा यहाँ से कुछ ना कुछ कलर एब्जॉर्ब होगा, करेस्पॉन्डिंग टू द, जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया होगा इसके करेस्पॉन्डिंग एक कलर एब्जॉर्ब होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। तो कलर इज ऑब्जॉर्ब करेस्पॉन्डिंग टू द एब्जॉर्ब्ड कलर, कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया उसके करस्पॉन्डिंग एक कलर यहाँ से ऑब्जॉर्ब होगा हमें निकलते समय, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दी एब्जॉर्ब्ड कलर। एंड दिस कलर इज नोन एज, इस कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। दिस कलर इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दिस कलर इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। उस कलर को कौन सा कलर बोला जाता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो कलर निकालता है। जैसे अगर इसने रेड कलर को, अगर बेटा इसने एब्जॉर्ब किया होता है ना, डालते समय अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो निकालते समय वो ग्रीन कलर निकालता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें देखने को मिलता है। अभी मैं वो बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे डिसाइड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल से, तो वो भी लिख ही देते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो निकालता है, जो लेगा वो कलर नहीं देगा, जो एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक कलर को दिखाई देता है। और आगे यही लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज डिसाइडेड बाई, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज डिसाइडेड बाई, या इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ, इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, ठीक है, या कलर सर्कल, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल या कलर सर्कल, जो भी बोल लो, ठीक है।
जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल या कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्कल। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल क्या होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल को देख लेते हैं। तो देखो बेटा, हमें पता है विबग्योर पता ही है आपको, ये पता है नहीं कोड विबग्योर, तो इसमें से बस आई को हटा दो, आई को हटा के और इनको एक लाइन में लगा दो। तो देखो एक सर्कल बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस सर्कल में देखो इस तरीके से चक्र के जैसा, यहाँ पे वी लिखा, फिर आई को उड़ा दिया तो बी, फिर जी वाई ओ आर, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। या कभी कभी देखना तो इसको इस तरीके से भी बना रहता है टेक्स्ट बुक में, शक्तिमान के ऊपर जो स्टार बना रहता है ना उस टाइप का, देखो इस तरीके से, यहाँ वी, यहाँ बी, यहाँ जी, यहाँ वाई और यहाँ ओ, यहाँ आर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल क्या बताता है बेटा हमें, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल ये बताता है कि अगर आपने अगर उसके ऊपर ब्लू लाइट को इंसिडेंट कराया होता, ब्लू लाइट को अगर उसने एब्जॉर्ब किया होता, तो निकलते समय वो ब्लू के अपोजिट कौन दिख रहा है, ऑरेंज कलर देता। अगर वो रेड कलर को एब्जॉर्ब किया होता तो ग्रीन कलर देता। अगर कोई सब्सटेंस येलो कलर निकाल रहा है तो उसने कौन सा कलर लिया होगा, वायलेट कलर। तो ये तो आपको कलर के नाम पता ही है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल कहलाता है। ब्लू के अपोजिट क्या, वायलेट आएगा, येलो आएगा, ठीक है, ब्लू, वायलेट के अपोजिट येलो, ब्लू के अपोजिट कौन आएगा, ब्लू के अपोजिट आपका ऑरेंज आएगा, रेड के अपोजिट कौन आएगा आपका, ग्रीन कलर आएगा, इस तरीके से। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल बोला जाता है। जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वो कलर नहीं दिखाएगा, जो कलर एमिट होगा यहाँ से वो कलर दिखाएगा, और वो कलर हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। जो कलर वो सब्सटेंस दिखाएगा ना वो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। और यही जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीटी ट्रांजिशन, क्योंकि दो डीडी के बीच में हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल समझ गए, इससे कलर डिसाइड होगा। और यही बात हम लोग बोलेंगे, दिस एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, दिस एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, एब्जॉर्प्शन मतलब लाइट इंसिडेंट कराओ, एमिशन मतलब जब वो बाहर निकल रहा है। दिस एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डी ट्रांजिशन। इसी को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है बेटा, डी ट्रांजिशन, जो एब्जॉर्ब किया और एमिट किया, दिस इज नोन एज द डी ट्रांजिशन। तो ये हम लोग डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, डी ट्रांजिशन बोला जाता है इसको। कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल का रोल समझ गए ना। वायलेट के साथ कौन जा रहा है बेटा, वायलेट के साथ येलो जा रहा है, ठीक है। ब्लू के साथ कौन जा रहा है, ब्लू के साथ कौन जा रहा है, ऑरेंज जा रहा है, ठीक है। और रेड के साथ कौन जा रहा है, ग्रीन जा रहा है। तो जो कलर डाला जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ऑरेंज और रेड कलर को अगर उसने एब्जॉर्ब किया, इनके बीच का कलर, तो कौन सा एमिट करेगा, तो ब्लू और ग्रीन के बीच का कलर एमिट करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल होता है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स को कलर दिखाने के लिए एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना जरूरी है, ताकि वो एब्जॉर्ब करके कलर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इस चीज को लिख भी लेते हैं यहाँ पे, फॉर ए complex compound to exhibit color, at least one unpaired electron must be present। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बेटा मौजूद होना ही चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहेगा तो कलर दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन एब्जॉर्बिंग लाइट या एनर्जी, जो भी बोल दो, ब्रैकेट में एनर्जी भी लिख देता हूं। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन एब्जॉर्बिंग लाइट और एनर्जी कैन शो क्या दिखाएगा ये, डी ट्रांजिशन, कैन शो डी ट्रांजिशन एंड देयरफॉर कॉम्प्लेक्स कैन शो कलर। इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या दिखाएगा बेटा, कलर को
दिखाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो कलर दिखाने वाला नहीं है। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई मेटल M है, उसके ऊपर +N का चार्ज है, मान लो बेटा, है ना, +N उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन D0 हो गया, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, या कॉन्फ़िगरेशन D10 हो गया, D0 हो या D10 हो, D0 D10 होने का मतलब क्या हो गया, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में कोई भी कलर शो, नो कलर विल बी शोन, नो कलर विल बी शोन, कोई कलर दिखाने वाला नहीं है ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी कॉम्प्लेक्स में किसी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +N हो तो या D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, N होने पे D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो कलर विल बी शोन। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, जो डी ब्लॉक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, K2Cr2O7 और MnO4-। तो उस एक्सेप्शन को भी मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। ये अभी कॉम्प्लेक्स का कलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होना है, डी ट्रांजिशन होना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी जरूरी है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर जब निकालेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसके करेस्पॉन्डिंग एक कलर मिलेगा जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल से कलर डिसाइड होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी कंपलसरी है, अगर कहीं नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नो कलर विल बी शोन, कोई कलर दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिनको हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेप्शन कौन कौन से हैं उनके अंदर, ठीक है। तो एक्सेप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो एक्सेप्शन है इनके अंदर देखो, एक्सेप्शन में हमें 2-3 एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं जो एक्सेप्शन के तरीके से यूज होते हैं, तो उनको एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये डी ब्लॉक में हम लोग डिटेल में देखेंगे भी। जैसे एक्सेप्शन के नाम पे है, जैसे आपका Cr2O7-2, देखो डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट हो गया। डाइक्रोमेट जो है आपका ये ऑरेंज कलर का होता है बेटा, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का। आप देखो तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना आएगा, +6 आएगा, और +6 होने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये D0 हो गया, क्योंकि 18 2 20 6 26 18 19 5 24 होता है ना, तो 2 D0 हो जाएगा इसका। इसी तरीके से आपका परमैग्नेट आयन है MnO4-, तो MnO4- में भी देखो ये जो होता है बेटा MnO4- आपका पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर। और अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, और +7 होने का मतलब ये भी क्या है, D0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, फिर भी ये पर्पल कलर का है। और इसी तरीके से लास्ट एक और ध्यान में रखिए, Cr2O4-2, अब इसमें भी देखो ये जो है येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का है, और इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो कितना है, +6, और +6 होने का मतलब D0। एटॉमिक नंबर 24 है, इसका 25 है, 25 में से 7 गया तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा ना, इसमें भी कोई। तो इनके देखो, इनके अंदर फिर भी है ना, इनके अंदर जो ये है, इनके अंदर हैव D0 कॉन्फ़िगरेशन, हैव D0 कॉन्फ़िगरेशन। इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, D0। जैसे इसमें क्रोमियम का, इसमें मैग्नीज का, इसमें क्रोमियम का ही हैव D0 कॉन्फ़िगरेशन, डेट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, डेट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दे मस्ट नॉट एग्जिबिट कलर, इनको कलर नहीं दिखाना चाहिए, सो दे मस्ट नॉट एग्जिबिट कलर। लेकिन ये कलर दिखाते हैं बेटा, है ना, इनको कलर दिखाना तो नहीं चाहिए, बट देयर aqueous solution are colored। इनके aqueous solution कैसे होते हैं, कलर्ड, जैसा कि मैंने बताया ऑरेंज होता है, पर्पल होता है, येलो होता है, बट देयर aqueous solution are colored and they show color ड्यू टू, ये कलर दिखाते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर spectra, due to charge transfer spectra, not by dd transition। तो एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखना है इनको, ये 3 कंपाउंड्स बेटा, ऑरेंज कलर का, ये पर्पल कलर का, येलो कलर का, D0 कॉन्फ़िगरेशन भले है, तो इनमें जो कलर दिखाने की टेंडेंसी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा।
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर दिखाते हैं, नॉट बाय डी ट्रांजिशन, है ना। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है ये सब हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे अच्छे से। फिर भी मैं एक आइडिया दे दूं, जैसे आपको MnO4 माइनस की बात करो अगर, तो MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, मैग्नीज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन किससे जाएगा बेटा, 4 ऑक्सीजन है ना, तो जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज एक ही पे जाना है, एक जिस पे निगेटिव जाएगा वो सिंगल बॉन्ड, बाकी सब किससे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से। तो होता क्या है, ये देखो ये ऑक्साइड के फॉर्म में डबल बॉन्ड, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोमेंटरली घूमता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इसमें हम लोग चाहें तो एक चीज लिख सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन, जिसको हम लोग डी ब्लॉक में और अच्छे से देखेंगे, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन O-2, ये जो ऑक्साइड्स हैं ये -2 वाले हैं, O-2 एंड मैग्नीज। ये O-2 मोमेंटरली अपना चार्ज यहां से इस मैग्नीज को भी देता है, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन ऑक्साइड एंड मैग्नीज, ठीक है, फ्रॉम O-2 1 इलेक्ट्रॉन, O-2 जो है इससे O-2 का चार्ज इस पे आएगा, इस पे 1 माइनस का चार्ज है, फ्रॉम O-2 1 इलेक्ट्रॉन इज momentarily transferred to मैग्नीज। मोमेंटरली मतलब समझ लो, कभी इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कभी इसके पास है, कभी इसके पास है, कभी इसके पास है। तो अगर बेटा मोमेंटरली ट्रांसफर हो गया तो मैग्नीज के ऊपर मोमेंटरली ट्रांसफर टू मैग्नीज, दैट इज मैग्नीज को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया बेटा तो मैग्नीज ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसने अगर मोमेंटरली इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैग्नीज ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो मैग्नीज के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा, -1 का, और मैग्नीज में -1 का चार्ज आने का मतलब हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीज के पास क्या आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, डी ब्लॉक में ही, हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ठीक है, समझे क्या। देखो इस ऑक्सीजन क्या करता है, मोमेंटरली अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, मैग्नीज को, और मैग्नीज को अगर मोमेंटरली का मतलब समझ लो कुछ पल के लिए, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन मैग्नीज को दे दिया तो मैग्नीज के ऊपर -1 का चार्ज आएगा, और -1 का चार्ज आने का मतलब क्या हो गया, मैग्नीज का तो बेटा अभी D0 था, D0 का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अगर -1 आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, D1 में ही जाएगा, हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, दैट इज D1। तो अब बेटा अगर D1 हो गया है तो D1 हो गया, तो अभी जैसे मैंने बताया D1 हो गया तो क्या एक इलेक्ट्रॉन आया, तो अब हो जाएगा कि नहीं चार्ज ट्रांसफर। तो इसमें जो D1 में इलेक्ट्रॉन एक आ जाता है तो इसमें बेसिकली डी ट्रांजिशन नहीं करवाता है, वो डी ट्रांजिशन नहीं करवाता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नीज के पास आ गया और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो जाहिर सी बात है वो कलर को तो शो कर ही सकता है। तो इस तरीके से इनमें मैकेनिज्म बस होता है, ये ध्यान रखना। जो O ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकालेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देगा, मैग्नीज को। तो मैग्नीज पे -1 आने का मतलब क्या हो गया, D1, और D1 का मतलब हो गया अब ये कलर्ड हो जाएगा। D1 आने का मतलब कलर्ड, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया डी ऑर्बिटल में इसके, तो ये कलर्ड कंपाउंड हो जाता है। तो बस ये मोमेंटरली होता है, मोमेंटरली मतलब कुछ पल के लिए बस। तो इस तरीके से कंपाउंड हमारा कलर शो करता है। तो ये ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन के तौर पे इन तीनों में वही काम है ना। इसमें क्रोमियम में ऑक्सीजन क्रोमियम को दे देता है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्रोमियम को दे देता है। मैंने इस एग्जांपल को लेके समझा दिया इस चीज को, समझे क्या। तो ये 3 एप्लीकेशंस है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखो अब बस लिमिटेशन बचा इसका और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन किस तरीके से देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी कलर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी कलर्ड। इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड है ये पूछ रहा है आपसे। जैसे अब देखो ऑप्शंस क्या क्या दे रहा है, CuNH3 6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 का चार्ज है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। सेकंड कॉम्प्लेक्स दे रहा है आपको CuF6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 का चार्ज है। थर्ड कॉम्प्लेक्स आपको दे रहा है CrCN6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 का चार्ज है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स आपको दे रहा है सपोज करिए FeCN6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 का चार्ज है। नहीं 3 में से 6 जाएगा, हाँ ठीक है, -3 का चार्ज जाएगा। और एक लास्ट कॉम्प्लेक्स आपको E कॉम्प्लेक्स दे रहा है FeH2O6 और कॉम्प्लेक्स पे +3 का चार्ज है।
तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड है। तो बेटा कलर्ड होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें होना चाहिए। तो अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें डिसाइड कर लिया बेटा, तो आप बता दोगे कि किस में होने वाला है, किस में होने वाला नहीं है। अब चलो शुरू करते हैं, एकदम तुरंत कर सकते हैं। ओरली मैंने सिखाया टेक्निक, उससे करते हुए चलो क्वेश्चंस को देखो। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 आएगा। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर सोचो कितना होता है, 29। तो इसको कैसे लिखते हैं, 18, 1 को 19 और 10 29। ठीक है, ये आपको दिमाग में बनना चाहिए बेटा। मैं तो अब खैर यहाँ पे लिख रहा हूँ 18, ये दिमाग में बनना चाहिए। 18, 1 को 19 और 10 29। 3 निकालने हैं, 3 निकालने का मतलब एक यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे। तो डी में कितने बचेंगे, डी में मन ही मन सोचो, डी के अंदर कितने बचेंगे, 8। डी में 8 बच जाएंगे ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 को भरना कैसे है, तो अब लिगेंड को भी देख लो, लिगेंड स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग लिगेंड है तो बेटा पेयरिंग करवा ही दिया होगा। तो पेयरिंग करवा दिया मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, पहले देखो कैसे हुआ होगा, 3 निकालना है ना, एक यहाँ से जाएगा 2 यहाँ से जाएगा। तो डी में कितने, 8, तो पहले 5 सीधा 6 7 8 भरोगे। तो ये दोनों अनपेयर्ड आएंगे, लेकिन NH3 स्ट्रांग है तो क्या करा दिया होगा, पेयरिंग करा दिया होगा। ठीक है, गलत कर रहे हैं क्या हम लोग। देखो डी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब, अब ऐसे मत भरो, इसे ऐसे भरोगे तो गलती हो जाएगी। इसको अब ऐसे भरा करो, जो तरीका हमने सीखा है। किस तरीके से, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर, इस तरीके से भरा करो, तो इसमें गलत होने के चांस कम होते हैं। अब कितना हो जाएगा, मुझे पता है कि इसमें से जब 2 निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कॉपर +3 में 3 निकल जाएंगे, तो ये 3D का कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। एक यहाँ से जाएगा 2 यहाँ से जाएगा, तो 3D 8 हो जाएगा। अब 8 भरने, अब लिगेंड देखो स्ट्रांग है तो पेयरिंग करवाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 आ गए तो ये कलर्ड हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा। ऐसे डिसाइड करना है सबको, इस तरीके से करोगे तो गलत होने का चांस कम होता है। देखो अभी मैं गलत ही कर रहा था है ना, जब एक ही लेवल पे लिया। अब मुझे पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो बेटा 3 नीचे 2 ऊपर। अब कितना है, D8 है। अब D8 है तो D8 को भरने का तरीका क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब लिगेंड स्ट्रांग है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, चौथा पांचवा छठा नीचे, सातवां ऊपर आठवां ऊपर। तो देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो कलर्ड हो जाएगा। और इस तरीके से करते तो गलत होता। अब इस तरीके से करना गलत इसलिए मुझे पता चल गया, देखो डी में एक ही ऑर्बिटल खाली हो रहा था ना, और जब एक ऑर्बिटल खाली होगा तो मेरा तो फुलफिल नहीं होगा ना जो पर्पज है मेरा 6 कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए मैंने इसे क्या कर दिया बेटा, इसीलिए मैंने ये, मुझे समझ में आ गया कि ये गलत हुआ है, क्योंकि हम लोग इसको जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करा सकते। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो ये कलर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें बताओ, कोबाल्ट कितने का आएगा, +3 का आएगा। अब कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है, कोबाल्ट का 27, मतलब 18 2 20 और 7 27। लेकिन मुझे 3 निकालना है, तो 3 निकालने के बाद कितना बचेगा बेटा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, मतलब 3D का 6। और 3D 6 को मैं ऐसे सोचूंगा भरने के लिए, 2 यहाँ और 3 यहाँ। तो भरते हैं, 6 भरने हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाए, अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। लिगेंड देखो वीक है, तो वीक है तो मतलब ऊपर तक जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 बचेंगे इसके अंदर, तो ये भी कलर्ड हो जाएगा। देखो ऐसे करोगे ना तो कभी गलत होने का चांस नहीं है। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड है तो पेयरिंग तो करवाएगा नहीं, तो 1 2 3, चौथा ऊपर पांचवा ऊपर छठा नीचे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, तो ये भी कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी तरीके से क्रोमियम बोलो कितने में है, +3 में है क्योंकि साइनाइड है, और क्रोमियम का होता है 24, मतलब 18 5 5 इसमें आता है, 18 1 19 और 5 24 ऐसा होता है। अब चूंकि +3 है तो +3 जाने का मतलब 3D के अंदर एक यहाँ से गया 2 यहाँ से गया, तो 3D में 3। अब 3D में 3 भरने हैं तो बेटा जाहिर सी बात है कि तीनों तो नीचे ही रहेंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 3 ही भरने हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, तीनों तो नीचे ही आएंगे। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो ये भी कैसा हो गया, कलर्ड हो गया। तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कैसे करने होते हैं ना। तो देखो इस तरीके से किया करोगे भर के ना, तो गलत होने का चांस कम हो जाएगा। यहाँ देखो कितना टाइम लगता है, थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता तो D2sp3 हो जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो बेटा sp3d2 हो जाता, क्योंकि डी खाली नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो इसका भी sp3d2 ही हो जाता। तो सब तुरंत आप बता सकते हो करके। देखो फेरस कितने, +3 हो जाएगा,
3 में से 6 जाएगा तो -3। फेरस का होता है 26, मतलब 18, 2 20 और 6 26। कितने निकालने हैं मुझे? 3 निकालने हैं। तो 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से, तो 3D में कितने? 5। अब मैं इस तरीके से तोड़ लेता हूँ, 3 नीचे 2 ऊपर, 5 भरने हैं। 5 भरने हैं मुझे। लिगेंड देख लूँ मैं, CN है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है मतलब पेयरिंग करवा देगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3। अब चौथा भी मुझे नीचे डालना पड़ेगा, पांचवा भी नीचे डालना पड़ेगा। तो अभी में भी मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा, मतलब ये भी कैसा होगा? कलर्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? 5 भरने हैं तो बेटा 1 2 3। अब चूंकि लिगेंड स्ट्रांग है तो चौथा यहीं रहेगा, नीचे पांचवा भी यहीं रहेगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप वैसे भी 5 भरते, पेयरिंग करवाते तो भी 1 बचता आपको, देखते तो। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें फेरस कितने में है? +3 में है। तो अब यहाँ भी 26, मतलब इसका भी 3d6 4s2। अब चूंकि यहाँ से भी 3 ही निकालना है मुझे, तो 3 निकालने का मतलब क्या हो गया मेरा? 3d5 आएगा। अब यहाँ पे 3d5 आया तो ऐसे मैं तोड़ लेता हूँ, पहले 3 नीचे 2 ऊपर। अब कितने भरने हैं मुझे? 5 भरने हैं। अब लिगेंड क्या है? H2 वीक है, तो मैं ऊपर भेजूंगा 1 2 3 4 5। अब चूंकि वीक है तो कोई पेयरिंग नहीं, 5 5 के 5 अनपेयर्ड हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो ये भी कैसा हो गया? कलर्ड हो गया। तो मोस्टली देखो तो आप, या 5 आंसर्स हो गए, सब कलर्ड कंपाउंड है। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया किस तरीके से करोगे, और ये जल्दी से करने का तरीका समझ लो। इस तरीके से करोगे तो कभी भी गलत होने का चांस नहीं होता। VVT से करोगे तो गलत हो सकता है, लेकिन CFT को यूज करेंगे तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये अप्रोच लगाइए, क्वेश्चन एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। द वैल्यू ऑफ CFSC, मतलब डेल्टा ऑक्टा का दे रहा है वैल्यू। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑफ फॉर द फॉलोइंग complexes will be in the order। पहला कॉम्प्लेक्स दिया है CO NH3 6+3, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए। इसी तरीके से सेकंड कॉम्प्लेक्स दे रहा है बेटा RH NH3 6 पूरे के ऊपर +3, सेकंड कॉम्प्लेक्स है। और थर्ड कॉम्प्लेक्स हमें दे रहा है IR H2O6, नहीं IR H2O कर दिया मैंने, NH3 है, ठीक है, NH3 सेम लिगेंड है, IR NH3 6 और पूरे के ऊपर +3। तो और ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, तो बताना इनका ऑर्डर क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए मान लो आपको दे रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से। ऑप्शन बी में दे रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताना है बेसिकली। सी ऑप्शन दे रहा है मान लो फर्स्ट थर्ड सेकंड, और डी ऑप्शन दे रहा है आपका थर्ड फर्स्ट और सेकंड। इस तरीके से मान लो 4 ऑप्शंस बना के दे दिया। तो अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे हम? आपको किसका ऑर्डर बताना है बेटा? CFSC का। किसका CFSC ज्यादा होगा? तो अब ये कल की क्लास से रिलेटेड है। देखो कल की क्लास क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम था, फर्स्ट सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और थर्ड फैक्टर क्या था हमारे पास? कहाँ गया पेज मेरा? थर्ड फैक्टर था नेचर ऑफ लिगेंड, और फोर्थ था नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इनमें तो देखो सब 6 6 6 सब मतलब क्या है? ऑक्टा है, सब ऑक्टा ही है, ऑक्टा है। ये भी क्या है? ऑक्टा ही है, तभी तो डेल्टा ओ की बात। अब देखो कोबाल्ट प्लस लिगेंड, देखो NH3 लिगेंड सब में सेम है। अब देखिए जरा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 सेम है। तो अब किसके बेसिस पे देखा जाएगा? तो बेटा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम देखो तीनों में अलग अलग है सेंट्रल मेटल एटम। तो पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन। अगर सेंट्रल मेटल एटम का नेचर आपका अलग अलग है, जैसे इस नीचे जैसे जैसे जाता हूं मैं, तो 3D से ज्यादा 4D में, 4D से ज्यादा 5D में स्प्लिटिंग बढ़ती जाती है ना। तो अब देखो मेटल कौन सा है? CO। तो CO जो है आपका 3D सीरीज का है, RH जो है 4D का, और IR जो है 5D। कौन रहेगा? आयरलैंड उस टाइप का है। और हमें पता है इसके हिसाब से कि जो डेल्टा O का ऑर्डर होता है वो किस तरीके से होता है? 3D से ज्यादा 4D में होता है, 4D से ज्यादा 5D मेटल्स का होता है। तो ऐसे डिसाइड करना है आपको, ठीक है। CFSC की वैल्यू कोबाल्ट कौन रहेगा? आयरलैंड। देखो ऑक्टा 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 सेम था, कॉम्प्लेक्स सेम है, लिगेंड सेम है, चार्ज भी सेम है। तो सेंट्रल मेटल एटम अलग है ना, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। तो कौन रहेगा? आयरलैंड। डेल्टा हो तो नीचे की तरफ बढ़ता ही जाता है, तो बेटा इस तरीके से ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम फर्स्ट का, फिर सेकंड का और फिर थर्ड का।
मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे आंसर हो जाएगा हमारा। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे डिसाइड करने की जरूरत पड़ सकती है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को भी कि CFSC की वैल्यू का क्वेश्चन आया तो। और देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा ओ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेल्टा ओ वाले स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला दिया है आपको CrCl6 पूरे के ऊपर -3, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये हमारे लिए। सेकेंड कॉम्प्लेक्स दे रहा है CrNH3 6 और पूरे के ऊपर +3, सेकेंड कॉम्प्लेक्स है। थर्ड कॉम्प्लेक्स हमें दे रहा है CrH2O6 पूरे के ऊपर +3, थर्ड कॉम्प्लेक्स है। और आपको फोर्थ कॉम्प्लेक्स दे रहा है CrCN6 पूरे के ऊपर -3, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा इनमें बताना है कि डेल्टा ओ का ऑर्डर क्या होगा। तो स्प्लिटिंग एनर्जी वाले कल मैंने पढ़ाया था ना, ये इसी के बेसिस से करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसी कॉन्सेप्ट पे करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर करा दिया। सेकंड देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर डेल्टा ओ का बताना है। अब मैं चेक करता हूँ जरा सेंट्रल मेटल एटम, तो सब में सेंट्रल मेटल एटम तो मेरा क्या है, क्रोमियम सेम हो गया, तो सेंट्रल मेटल एटम से काम बनने नहीं वाला। सब में देखूँ तो सब ऑक्टा ही है, ये भी ऑक्टा है, ये भी ऑक्टा है, ये भी ऑक्टा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 6 है, तो ऑक्टा हो गया। मतलब क्रिस्टल फील्ड के नेचर से भी नहीं हो सकता। देखो इससे तो हो नहीं सकता, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सेम है, ऊपर वाला तो इसी से किया था, इनमें सेम है। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम देखो तो यहाँ पे +3 है, यहाँ भी +3 है क्रोमियम का, यहाँ भी देखो तो +3 चार्ज है, यहाँ भी देखो तो क्रोमियम का +3 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाले से भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, थर्ड फैक्टर था हमारे पास लिगेंड का रोल, और चौथा था हमारे पास नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का नेचर तो सबके लिए सेम है, मतलब अब ये नेचर ऑफ लिगेंड से ही सॉल्व हो पाएगा। तो नेचर ऑफ लिगेंड देखो, क्लोराइड है, एक में NH3 है, एक में H2 है और एक में साइनाइड है। तो बेटा इनमें स्प्लिटिंग कैसे होगा, जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रेंथ होता है उसका स्प्लिटिंग उतना ही ज्यादा होता है, ये तो पता ही हमें। एक क्लोराइड है, एक NH3, एक H2 और एक CN, जिसका जितना ज्यादा लिगेंड का स्ट्रेंथ होता है उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग कराता है, ये हमें पता ही है बात। तो हाइयर लिगेंड स्ट्रेंथ, तो किसके बेसिस पे करूंगा मैं, लिगेंड के बेसिस पे। हाइयर लिगेंड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा लिगेंड का स्ट्रेंथ होगा हाइयर विल बी स्प्लिटिंग, पता ही है हमें ये चीज। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है उसकी स्प्लिटिंग क्या होती है, उतनी ज्यादा होगी, डेट इज हाइयर डेल्टा ओ। ऑक्टाइडल फील्ड का स्प्लिटिंग क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो हमारे पास ये लिगेंड्स हैं, कौन कौन से लिगेंड है बेटा, साइनाइड, H2O, NH3 और Cl। तो अब इन चारों लिगेंड्स में बेटा कार्बन और नाइट्रोजन डोनर सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो CN के बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन डोनर, NH3 से पीछे क्या आता है आपका, H2O ऑक्सीजन डोनर, और सबसे लास्ट में हेलोजन। तो ये लिगेंड स्ट्रेंथ होगा कि नहीं होगा, बोलो। लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करें तो साइनाइड इज द, ये लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, लिगेंड स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करें तो लिगेंड का स्ट्रेंथ क्या होगा, साइनाइड सबसे ज्यादा होता है, NH3 उसके पीछे होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये लिया गया है ना, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद नहीं करना है, मैंने आइडिया दिया है। कार्बन डोनर सबसे ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन उससे कम, कान, नाक और हाथ, और ऑक्सीजन वाले उससे पीछे, हाइड्रोजन सबसे पीछे। सीरीज में देखोगे तो ये दिखाई देगा आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी बेटा उसका स्प्लिटिंग भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, फोर्थ में। फोर्थ के बाद कौन आ जाएगा, सेकेंड। ये डेल्टा का आंसर बता रहा हूं मैं, डेल्टा ओ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, फोर्थ में सबसे ज्यादा, सेकेंड उसके पीछे कौन आएगा, थर्ड, और सबसे कम स्प्लिटिंग किसके अंदर होगी, फर्स्ट में। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस बनाने आ जाएगा, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा में अरेंज करिए। तो एक क्वेश्चन मैंने वो सेंट्रल मेटल एटम का करा दिया, दूसरा मैंने लिगेंड का करा दिया, और हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो किए ही थे। जैसे कॉम्प्लेक्स के नेचर के बेसिस पे भी आ सकता है क्वेश्चन, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे भी आ सकता है, तो भी हमने कर रखा था। देखो ये मेटल सेम था, लिगेंड सेम था, सब सेम रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर को देख के कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको करने आना चाहिए, ठीक है। और एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करते हैं, फिर ये हमारा CFT कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें हम लोग फैक्टर्स कौन कौन से स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर ले लेते हैं, फॉर एन
अब ये जे एडवांस लैग प्रॉब्लम है। फॉर एन ऑक्टाहेड्रल विच ऑफ द फॉलोइंग d electron configuration will give maximum CFSC? कौन सबसे ज्यादा CFSC देगा? मतलब बेसिकली डेल्टा ओ का ऑर्डर ही बताना है बेटा इसमें भी कि डेल्टा ओ का ऑर्डर क्या होगा। फॉर एन ऑक्टाहेड्रल विच ऑफ द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल गिव मैक्सिमम CFSC? मैक्सिमम क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग कौन देगा? फर्स्ट ऑप्शन है हाई स्पिन D6, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए लो स्पिन D4, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए लो स्पिन D5 और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए हाई स्पिन D7। तो आपको बस क्या करना है, इनके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बेटा कैलकुलेट करना है। अब ऑक्टाहेड्रल दे दिया तो ऑक्टा देने का मतलब ही हो गया, आपको पता चल गया कब कैसे आएगा। ऑक्टा देने का मतलब हो गया कि T2G और EG, इस तरीके से सब में T2G और EG ऊपर जाएगा, T2G और EG आएगा, इसके अंदर भी T2G और EG इसी में भरने रहेंगे। 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 2 इस तरीके से भरने रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन भरने के बाद D6 कैसे भरना है, हाई स्पिन है तो, लो स्पिन है तो D4 कैसे भरना है, लो स्पिन है तो D4, हाई स्पिन है तो D7 कैसे भरना है, आपको सिखाया मैंने। हाई स्पिन का मतलब क्या है बेटा, अनपेयरिंग कराना है। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, अनपेयरिंग कराना। लो स्पिन का मतलब क्या होता है, पेयरिंग करवाना। तो हाई स्पिन का मतलब ही क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड। हाई स्पिन का मतलब एक तरीके से क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। और लो स्पिन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड। ये चार्ट देखना, जहाँ पे चार्ट बनाया था वहां पे मैंने बताया था आपको, कभी हाई स्पिन बोले, हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड वीक रहेगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, तो अनपेयरिंग की चांस ज्यादा होगा। तो हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड। तो अब देखो कैसे करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विल गिव मैक्सिमम CFSC? CFSC क्या चाहिए, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा कि वीक कराएगा? तो जाहिर सी बात है लिगेंड तो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड का होना चाहिए सबसे पहली बात। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है बेटा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवाने का मतलब वो कैसा देना चाहिए, लो स्पिन वाला कोई कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही काट दूं मैं, बिना चेक किए, बिना सॉल्व किए। समझे कैसे काटा मैंने? क्योंकि देखो मुझे स्प्लिटिंग ज्यादा चाहिए, CFSC क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम तभी हो सकती है जब आपका लिगेंड कैसा हो, स्ट्रांग हो। तो बेटा स्ट्रांग होगा तो लो स्पिन देगा। हाई स्पिन मतलब समझ रहे हो क्या, पेयरिंग हो जाना। सॉरी, हाई स्पिन मतलब अनपेयरिंग होना। अनपेयरिंग होने का मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं देगा ना, कौन देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देगा। तो इसका मतलब मुझे बस ये दोनों ऑप्शन को चेक करना है। अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं बना लेता हूं तुरंत, नीचे 3 ऊपर 2। इसके केस में भी नीचे 3 और ऊपर 2। अब बस मैं यहाँ पे वैल्यूज को भर देता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, लो स्पिन में भरना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जाहिर सी बात है पेयरिंग करवाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यहीं डालना है। अगर बेटा इसको हाई स्पिन में भरना होता तो D6 कैसे भरते बोलो, 1 2 3 4 5 और छठा नीचे भरते हैं हाई स्पिन के लिए। तो हाई स्पिन वाला तो कभी स्प्लिटिंग ज्यादा दे ही नहीं सकता, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो इन्हीं दोनों में से आई होप की समझ पा रहे हो। कैसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप चारों को चेक करके चलोगे तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। तो अब यहाँ पे डेल्टा वो कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा, तो क्या तरीका बताया था इसका, डेल्टा का जो फॉर्मूला उसको लगा दो। कितने हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इंटू नीचे वाला कितना जाता था, ये बॉर्डर लाइन से नीचे वाला कितना जाता था CFSC कैलकुलेट करने के लिए। नीचे वाला जो है ये बेसिकली CFSC हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। CFSC का फॉर्मूला लिखा था ना हमने, CFSC का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होती थी, 2/5। 2/5 का मतलब कितना बेटा, -0.4 डेल्टा हो। तो कितना आ गया, -1.6 डेल्टा हो। और इसके केस में CFSC निकालो, 5 भरने हैं, लो स्पिन का भरना है। लो स्पिन मतलब आपको पेयरिंग करवानी है। तो बेटा 1 2 3, चौथा यही जाएगा, पांचवा भी नीचे ही जाएगा क्योंकि आपको लो स्पिन करानी है। तो पेयरिंग करा दोगे तो इसका CFSC कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इंटू ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रहता है,
-0.4 डेल्टा ओ, ऊपर वाला प्लस में आता तो जीरो होके खत्म हो गया ना, वो उसको खत्म कर दिया, बस नीचे वाले से देख रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा -2.0 डेल्टा ओ। तो बेटा इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू ये ली जाएगी। नेगेटिव साइन तो केवल ये बता रहा है कि रिपल्सन है, तो ये हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम दे रहा है, CFSC मैक्सिमम देगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। तो ये एडवांस लेवल लाइक प्रॉब्लम है, लेकिन इवन एडवांस लेवल का आप चारों को सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो चारों को सॉल्व भी कर लेना, ठीक है। हाई स्पिन मतलब क्या करना? अनपेयरिंग कराना। लो स्पिन मतलब पेयरिंग, वो तो दिखा दिया मैंने दो को। इन दोनों को भी सॉल्व करना, उनका CFSC कैलकुलेट करना, वो देखना इससे ज्यादा किसी का नहीं आएगा। ये देखो -1.6 और -2.0 में माइनस इसको ज्यादा मानेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस तो केवल और केवल ये बता रहा है ना, रिपल्सन है, स्प्लिटिंग हो चुकी है रिपल्सन की वजह से। समझे क्या ये बात को? अब लास्ट एक चीज हम लोग लिमिटेशन लिखते हैं CFT का, और फिर ये टॉपिक आज के क्लोज करेंगे। फिर हम लोग फैक्टर्स कौन कौन से स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो लास्ट में लिमिटेशंस आज लिखवा देता हूँ फटाफट आपका। देखो 2-3 मिनट में लिमिटेशंस लिख के खत्म करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, किसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी CFT की। तो CFT की बेटा लिमिटेशंस क्या क्या है? 3 लिमिटेशंस हैं, तीनों लिख देता हूँ, आपको पता चल ही जाएगा। सबसे पहले इट considers ligand molecules as point charge। लिगेंड मॉलिक्यूल को इसने क्या माना था बेटा? पॉइंट चार्ज माना था। बट इट इज नॉट appropriate बिकॉज ये अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं पहले, H2O और NH3 में अच्छा लिगेंड कौन है बेटा? NH3। लेकिन आप डाइपोल अगर कंपेयर करोगे ना, तो H2O का डाइपोल NH3 से क्या होता था? ज्यादा होता है। तो इसीलिए लिमिटेशन, इट कंसिडर्स लिगेंड मॉलिक्यूल एज पॉइंट चार्जेज बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड को इसने डाइपोल माना था ना। इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड डेट इज कंसिडर्ड एज डाइपोल बोला था ना, डेट इज कंसिडर्ड एज डाइपोल उसने माना था। इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड लाइक H2O एंड NH3, H2O और NH3। H2O जो होता है, H2O शुड बी स्ट्रॉन्गर लिगेंड, H2O शुड बी ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड, H2O should be a stronger ligand as it is having more dipole moment. It is having more dipole moment, that is more polar। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है वो क्या होता है? उतना ही ज्यादा पोलर होता है। that is it is having more dipole moment, that is more polar, but it is not। समझे क्या कहना चाहता हूँ? ये कहने का मतलब है बेटा कि उसने पॉइंट चार्ज तो माना था, और जो न्यूट्रल लिगेंड थे उनको क्या माना था? डाइपोल। तो H2 और NH3 में देखो तो H2O शुड बी स्ट्रॉन्गर लिगेंड। क्यों? H2O और NH3 में स्ट्रॉन्गर कौन था? NH3 लिगेंड होता है। लेकिन होना किसको चाहिए? ढंग से H2O को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि H2O एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? NH3 से ज्यादा होता है। बट इट इज नॉट, लेकिन ये हमारा एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड नहीं माना गया है। तो सबसे पहला तो कमी इसकी यही है कि इसने इस चीज को भी बता नहीं पाया था, ठीक है। इसने पाई बॉन्डिंग के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिया। तो इट डज नॉट स्टेट एनीथिंग अबाउट पाई बॉन्डिंग, जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर। इट डज नॉट स्टेट एनीथिंग अबाउट पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, जो लास्ट टॉपिक है हमारा पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो ये पाई बॉन्डिंग के बारे में भी कोई जानकारी हमें नहीं दी थी। तो इट डज नॉट स्टेट एनीथिंग अबाउट पाई बॉन्डिंग, दूसरा। और लास्ट ड्रॉबैक ये है कि कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं बेटा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो इसने तो सेंट्रल मेटल एटम को पॉजिटिवली चार्ज माना था, और न्यूट्रल लिगेंड्स के ऊपर तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। तो लास्ट ड्रॉबैक सही है, इट कंसीडर्स metal as a positively point charge। It consider metal as a positively point charge।
particles, point charge particles, but there are some complexes in which oxidation state of central metal atom या आयन, जो भी लिख लो, इज जीरो लाइक आपका जैसे FeCO5। तो देखो FeCO5 एक न्यूट्रल तरीके का कॉम्प्लेक्स है, Fe के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा आपका। इसी तरीके से NiCO4 एक्सेट्रा, ये सब जो कॉम्प्लेक्सेज हैं इनके अंदर देखो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जीरो का चार्ज है आपका। तो इसने तो मेटल एटम को पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज मांगा था, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेज है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या आपका जीरो है। तो ये भी एक इसकी क्या है, कमी है, लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। एक पहली कमी यह है कि इसने न्यूट्रल को लिगेंड डाइपोल माना था, और डाइपोल माना है तो H2O शुड बी मोर डाइपोल देन NH3, तो ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई बॉन्डिंग के बारे में इसने कोई बात नहीं की, और लास्ट की कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को कैसे मैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान रहा हूं। तो ये 3 इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स के, वो देखेंगे। देन वी विल स्टार्ट विथ आइसोमेरिज। ठीक है, थैंक यू सो मच।